नेक्स्ट हम देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये कैसे आएगा? देखो, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, इंडिविजुअल हर एक का एक डाइपोल मूवमेंट जरूर होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, लेकिन वो इस तरह होगा कि वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। लेकिन जब हम इसी सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करने से क्या होगा कि ये अपने आप को उस फील्ड के अलाउंग क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं ऐसे। और जब ये उसको फील्ड के अलाउंग ही अलाइन कर लेते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन कमजोर है, तो अगेन फीबल मैग्नेटिज्म इन सेम डायरेक्शन। तो इसे हम क्या कह रहे थे, पैरामैग्नेटिज्म। और ये कैसे आया? बिकॉज इट हैज सम magnetic movement but randomly arranged so net movement is 0। ठीक है, तो नेट कैसा है, 0। लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल arrange in the direction of field so it achieve magnetic, कौन सा मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। so it achieve पैरामैग्नेटिज्म। तो आई होप पैरामैग्नेटिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में हम एक चीज और देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं क्यूरी लॉ, क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन M वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक तो होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, जो कि है H। और किसके प्रोपोर्शनल होगा? और होता है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसको हम दोनों को मिला के लिखेंगे तो आएगा M प्रोपोर्शनल टू, इसको हमने कह दिया 1, इसको हमने कह दिया 2, तो M प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा H/T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा C, तो ये हो जाएगा CH/T। अब H को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा M/H इज इक्वल टू C/T। और M/H को हम कहते हैं ससेप्टेबिलिटी JM, तो ये हो जाएगा C/T। इसी को हम कहते हैं क्यूरी लॉ। क्या कहते हैं? क्यूरी लॉ। जो टेम्परेचर है, अगर हम JM को देखें तो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम एक ऐसा ग्राफ बनाएं कि जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटाइजेशन है तो वो क्या होगा, इसके साथ एक जगह पे आके सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ये M/H है, ठीक है, और ये T, तो एक सैचुरेशन आ जाएगा।
तो इसी ग्राफ को या इस लॉ को हम कहते हैं क्यूरी लॉ। तो पैरामैग्नेटिज्म में तो हम पढ़ते हैं क्यूरी लॉ, जब हम फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड क्यूरी लॉ। पहले इसको नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म कहां से आया। तो देखो, जो आयरन, कोबाल्ट या निकल जैसे सब्सटेंस हैं, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनके अंदर कैसा मैग्नेटिज्म होता है कि जैसे इनके पास इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट्स तो होते हैं, लेकिन वो अपने नेबरिंग एटम्स जो हैं उनको भी सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। तो कुछ रीजन्स जो है ना, वो ऐसे ऐसे रीजन बनेंगे, ठीक है। तो हर एक रीजन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो रैंडमली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सबका नेट मूवमेंट क्या आ जाए, नेट मूवमेंट आ जाए 0। तो जब सारे ही 0 आ जाएंगे, ठीक है, तो इनिशियल जो मैग्नेटिज्म है वो इनका 0 है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये रीजन्स आपको दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं डोमेन्स। क्या कहते हैं इनको हम? डोमेन्स। डोमेन्स क्या है? रीजन्स ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट्स या मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब हम इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो ये हो गया जब ये अनमैग्नेटाइज्ड है, और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये जितने भी रीजन है, अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये सब के सब ऐसे जो है अलाइन हो जाएंगे, और सब ऐसे अलाइन हो जाएंगे तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा हर एक का। तो जब सारे एक डायरेक्शन में हो गए तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो ये फीबल, कमजोर नहीं होगा, कैसा होगा? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। ये होगा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, इसीलिए इसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, ऐसे तो करेंगे नहीं, तो इसको शो करने का तरीका क्या है? शो करने का तरीका है ऐसा। तो हम ये दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको दिखाएंगे क्योंकि इनिशियली ये 0 था, तो इसको कैसे शो करेंगे? इसको हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। तो नेट कैसा है? नेट है 0, और यहां पे क्या है? अब देखो, जब हमने इसको मैग्नेटाइज किया तो ये हो सकता है, तो ये कैसे हुआ? जो ये डोमेन है तो रोटेशन करा दिया, हर एक डोमेन क्या हो गई? इस डायरेक्शन में रोटेट हो गई। तो ये जो हमें मिला है ना, वो मिला है ड्यू टू रोटेशन ऑफ डोमेन्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और हो सकती थी कि हम इसको ऐसे ना करके हम ऐसे भी शो कर सकते थे। तो ये तो हो गया रोटेशन ऑफ डोमेन्स से। एक हम ऐसे ही बता सकते हैं, जहां पे जो बाउंड्री है वो हो जाएंगी डिस्प्लेस। तो जो एक डायरेक्शन का है वो बच जाएगा ज्यादा, ठीक है, और बाकी ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, लेकिन जो इधर वाला फील्ड है वो कम और इधर वाला कैसा हो गया? ज्यादा। तो ये किसकी वजह से आया है? ये है ड्यू टू रोटेशन ऑफ, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री। ये है ड्यू टू
डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फेरोमैग्नेटिज्म कैसे आता है, डोमेन क्या है। डोमेन पर्टिकुलर एटम्स, जैसे जिन एटम्स का मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में है उन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं, डोमेन। और ऐसी ऐसी बहुत सारी डोमेन इसके अंदर होंगी, लेकिन जब तक हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तब तक इन सब का सम कैसा है, जीरो। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना मैग्नेटिज्म आगे है उतना ही पीछे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो नेट मैग्नेटिज्म कैसा है, जीरो। जब हम इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये सारी की सारी डोमेन क्या हो जाती हैं, रोटेट हो जाती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। अब ये मैग्नेटिज्म जो है वो दो तरीके से जनरेट हो सकता है। कैसे, या तो जो बाउंड्री है, ठीक है, उनको डिस्प्लेस कर दिया मैंने, उसके डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, एक का ज्यादा रह गया और एक का कम। जिसका ज्यादा रह गया उसकी तरफ मैग्नेटिज्म मिल जाएगा। दूसरा, जो डोमेन की डायरेक्शन है वही रोटेट हो जाए, तो रोटेशन ऑफ डोमेन अगर हम करेंगे तो हमें इस तरह से ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज होके मिल जाएगा। अब देखो, हमने एक लॉ पढ़ा था, क्यूरी लॉ, पैरामैग्नेटिक में। अब यहां पे जो क्यूरी लॉ है इसमें क्या होता है कि जब हम इस मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो व्हेन वी हीट अप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म डिक्रीज होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिस पे आके टोटल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, जाई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। ठीक है, और टी सी क्या है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे इसका मैग्नेटिज्म टोटली खत्म हो जाएगा। मतलब अगर हम टी की वैल्यू टी सी पुट कर दें तो मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा। ठीक है, बस यही हमें देखना था, नोट कर लीजिए इसको।